नमस्कार दोस्तों, जीके जयपाल काजला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे, परंतु इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बात और बता दूं मैं कि जो ये चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक और फेसबुक लिंक दे रखा है। आज हमें राजस्थान का एकीकरण है, इसकी बात करेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों हमें यह जानना आवश्यक है कि राजस्थान का एकीकरण है क्या, इस एकीकरण का अर्थ क्या होता है, कि वास्तव में एकीकरण क्या हुआ, कि क्या स्थिति हुई ऐसी, कि क्या सिचुएशन आई कि राजस्थान का एकीकरण यानी एक करना पड़ा। तो इस राजस्थान के एकीकरण को जानने से पहले हमें भारत पे जाना पड़ेगा, यानी हमें कुछ टॉपिक यानी कुछ पॉइंट है वो भारत के देखने पड़ेंगे। वो कैसे देखने पड़ेंगे कि मैं छोटी सी बात करता हूं आजादी से पहले की, यानी हमें यह मालूम है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ था और आजादी से पहले हम गुलाम थे। किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के गुलाम थे। अब हम आजाद कैसे हुए, इस बात को जरा समझना। दोस्तों, मैं यहां पर एक बात करूं, सन 1945 ईस्वी की बात करता हूं मैं। सन 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में क्या होते हैं? आम चुनाव होते हैं। यानी 1945 में ब्रिटेन में क्या होते हैं? आम चुनाव होते हैं। अब इस बात को समझना, यहां पर इस 45 में पहले से एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। एक तो ये पार्टी थी और इसका जो व्यक्ति था वो था विंस्टन चर्चिल। एक तो ये व्यक्ति था विंस्टन चर्चिल, बात को समझना जरा। और इधर बात करता हूं मैं, एक पार्टी थी लेबर पार्टी। और इस लेबर पार्टी का दूसरा नाम मैं बोल सकता हूं मजदूर पार्टी, यानी दूसरा नाम क्या था? मजदूर पार्टी। और इधर जो व्यक्ति था वो व्यक्ति कौन था? क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली था। अब जरा बात को समझना, 1945 ईस्वी से पहले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो विंस्टन चर्चिल था। और ये किस पार्टी से था? कंजर्वेटिव पार्टी से था। परंतु 1945 में जैसे आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव के दौरान इधर लेबर पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार कौन था? क्लीमेंट एटली। और इस व्यक्ति ने अपने चुनाव के दौरान इसने कहा कि अगर ब्रिटेन में मेरी सरकार आती है या लेबर पार्टी आती है और मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो भारत को मैं क्या कर दूंगा? आजाद कर दूंगा। यह बात किसने कही? क्लीमेंट एटली ने कही। और होता क्या है, इसी आम चुनाव में इस लेबर पार्टी को बहुत बहुमत मिलता है और 1945 ईस्वी में यह क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री बन जाता है। अब प्रधानमंत्री के बनने के बाद में यह व्यक्ति भारत को आजाद करने के लिए एक योजना पे बनाएगा, यानी भारत में एक व्यक्ति को भेजेगा और वो व्यक्ति भारत में आएगा और वो व्यक्ति एक अपनी योजना पेश करेगा। तो इस बात को जरा गौर से समझना। देखो, एक व्यक्ति था लॉर्ड माउंटबेटन। इस लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं। यह व्यक्ति सन 1947 ईस्वी में भारत आता है और भारत आने के बाद में यह व्यक्ति 3 जून की बात है, 3 जून 1947 ईस्वी में अपनी एक रिपोर्ट पेश करता है और उस रिपोर्ट का नाम है या एक योजना पेश करता है, उसका नाम है माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? वो माउंटबेटन योजना है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि माउंटबेटन योजना कब बनी थी? 3 जून 1947 ईस्वी में। इस माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत क्या हुआ था दोस्तों? आजाद हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा कि भारत को आजादी किस योजना के तहत मिली थी? माउंटबेटन योजना के तहत मिली थी। अब देखो, यह योजना पेश की गई, यानी 3 जून 1947 को पेश कर दी गई। और इस योजना में बात क्या कही गई थी कि एक तो हम भारत को क्या करेंगे? आजाद करेंगे। इस योजना में क्या बात की? एक तो हम भारत को आजाद करेंगे, दूसरी बात
पाकिस्तान को हम क्या करेंगे, नया राष्ट्र बनाएंगे। और इसमें यह कहा गया कि दोनों जो राष्ट्र हैं उनमें अलग अलग प्रधानमंत्री होंगे, अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, और दोनों के जो गवर्नर जनरल होंगे उनकी नियुक्ति ब्रिटेन का जो सम्राट है वो क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। यानी पाकिस्तान और भारत के गवर्नर जनरल है, दोनों की नियुक्ति कौन करेगा, ब्रिटेन का सम्राट करेगा। योजना पेश होगी। अब पेश करने के बाद में, इसके बाद में ब्रिटेन में क्या करता, इसी योजना को मद्देनजर रखते हुए 4 जुलाई, ध्यान रखना इस बात को, 4 जुलाई 1947 ईस्वी में जो ब्रिटेन की संसद है वहां पर भारत का स्वतंत्रता विधेयक क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। और इसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी में क्या कर दिया गया था दोस्तों, पारित कर दिया गया था। ये क्या कर दिया गया था, स्वीकृत कर दिया गया था। तो क्वेश्चन क्या बना, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि भारत का स्वतंत्रता विधेयक है वो ब्रिटेन की संसद में पेश कब किया गया, 4 जुलाई 1947 ईस्वी में। और यह स्वतंत्रता विधेयक पारित कब हुआ या स्वीकृत कब किया गया, 18 जुलाई 1947 ईस्वी में किया गया था। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्लेमेंट एटली था। अब यहां तक ये भारत का स्वतंत्रता विधेयक पेश हो जाता है, यानी पारित हो जाता है। यहां पर पारित होने के बाद में क्या होता है कि इधर 14 अगस्त की बात करता हूं मैं, 14 अगस्त 1947 ईस्वी में पाकिस्तान नाम का नया राष्ट्र बनता है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि पाकिस्तान राष्ट्र कब बना था, 14 अगस्त 1947 ईस्वी में। किससे अलग हुआ था, भारत से अलग हुआ था। एक बात ये। दूसरी बात, पाकिस्तान का पहला जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो पहला प्रधानमंत्री कौन बना था, लियाकत अली बना था। कौन बना था दोस्तों, लियाकत अली बना था। जबकि पाकिस्तान का पहला गवर्नर था, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल था, वो गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। तो क्वेश्चन 2 बनते हैं कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, लियाकत अली था। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना था। दूसरी बात, ये जो पाकिस्तान है, चलो पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो आजादी के समय की बात है। हमने छोटी सी बात पाकिस्तान की बात की है, परंतु हम तो राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं। और राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें भारत में, यानी इस बात को जानना आवश्यक है, फिर राजस्थान का एकीकरण अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलो पाकिस्तान की बात तो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर अब हम बात किसकी करेंगे, भारत की बात करेंगे। अब देखो, इसके एक दिन बाद में बात करते हैं, यानी इसके एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। तो बात को समझना, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। अब भारत क्या हो गया, आजाद हो गया। और जब आजाद हुआ उस समय इस भारत में कुल कितनी रियासतें थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आजाद हुआ भारत उस समय कुल कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि आजादी के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी, 565 बनता है। दोस्तों कई किताबों में क्या लिख रखा है, कहीं में क्या लिख, परंतु ऑथेंटिक बात है वो 565 रहेगा। तो आजादी के समय कुल कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी। और उस समय भारत में जो चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर, वो चीफ कमिश्नर कितने थे, तो 4 चीफ कमिश्नर थे। वो 4 चीफ कमिश्नर कौन कौन से थे, जैसे ए बी सी डी। ए का मतलब तो यहां पर क्या हो जाएगा, अजमेर मेरवाड़ा, जो राजस्थान में है ना, अजमेर मेरवाड़ा। बी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, बलूचिस्तान हो जाएगा, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान प्रांत वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में है। और सी का मतलब हो जाएगा कुर्ग, और ये कुर्ग वर्तमान में कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में। और डी का मतलब है दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। तो क्वेश्चन क्या बना, आजादी के समय भारत में चीफ कमिश्नर कितने थे, 4 थे, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये रियासत और ये क्या थे, चीफ कमिश्नर थे। तो ये तो बात थी भारत की। फिर इसके बाद में आप सभी को मालूम है कि
किया गया था? भाई भारत में इन रियासतों को एक किया गया, फिर हमारा देश बनता है। तो इन रियासतों को एक करने के लिए रियासत विभाग का गठन किया जाता है। किसका? रियासत विभाग का। अच्छे से समझना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारत में रियासत विभाग का जो अध्यक्ष बना था, वो रियासत विभाग का अध्यक्ष तो कौन बना था दोस्तों? यहां पर क्या आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल बना था। जबकि रियासत विभाग का जो सचिव बनाया गया था वो कौन था? वीपी मेनन को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि भारत में जो 565 रियासतें थी उनको एक करने के लिए रियासत विभाग का गठन किया गया और रियासत विभाग का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। और इसका सचिव किसे बनाया गया था? वीपी मेनन को बनाया गया। और इन्हीं व्यक्तियों की बदौलत है कि आज इन्हीं व्यक्तियों की वजह से हम भारत को क्या मान रहे हैं? एक मान रहे हैं। यानी 565 रियासत क्या हो गई थी? एक हो गई थी। किन की वजह से हुई थी? इन दोनों व्यक्तियों की वजह से हुई थी। अब छोटी सी बात बता दूं मैं, इन 565 रियासतों में उस समय 562 रियासतों ने तो क्या कर दिया था? हस्ताक्षर कर दिया। यानी ये तो भारत में क्या हो गई थी? शामिल हो गई थी। परंतु उस समय 3 रियासत थी। एक रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर और एक रियासत थी जूनागढ़ जो गुजरात में पड़ती है और एक रियासत कौन सी है? हैदराबाद है। कौन सी है? हैदराबाद है। इस बात को जरा समझना, ये 3 ऐसी रियासत थी जिनको बाद में शामिल किया जाता है। और जम्मू कश्मीर रियासत को विल्ले पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? विल्ले पत्र के द्वारा। और इस जूनागढ़ को, जूनागढ़ में क्या आता है? जय। और जनमत में क्या आता है? तो इसे जनमत संग्रह द्वारा शामिल किया जाता है। और हैदराबाद रियासत को सैन्य बल के द्वारा भारत में शामिल किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वो 3 रियासत कौन सी थी जिसे बाद में शामिल किया गया था? जम्मू कश्मीर थी, जूनागढ़ रियासत थी और हैदराबाद रियासत थी। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया और हैदराबाद रियासत को सैन्य बल के द्वारा शामिल किया गया था। दोस्तों वर्तमान में इस हैदराबाद से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो हैदराबाद है यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त रूप से राजधानी है। और यह हैदराबाद है, यह मुंशी नदी के किनारे स्थित है। इसी हैदराबाद में 4 मीनार बनी हुई है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आंध्र प्रदेश का नया नाम सीमांध्र है और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है वो प्रस्तावित राजधानी अमरावती है जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये हैदराबाद की बात हो गई। दूसरी बात मैं हैदराबाद की ओर करूंगा। जब भारत आजाद हुआ था उस समय 565 रियासतें थी। उन 565 रियासतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, अभी राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, तो आजादी के समय भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद रियासत थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, हैदराबाद एकमात्र रियासत थी जिसका एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बात हमने किसकी की दोस्तों? भारत की बात की है। यहां तक भारत की बात समाप्त हो जाती है कि इन रियासतों को एक करने का प्रयास किया जाता है। भारत में कितनी रियासतें थी इसका श्रेय किसे जाता है? पटेल को जाता है। अब इन रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क, भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है वो बारडोली की महिलाओं ने दी थी। इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसने भारत को क्या कर दिया था दोस्तों? एक कर दिया था। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने भारत की बात की, अब हमें राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे कि वास्तव में राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था। तो समझना दोस्तों इसे। अब राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं। जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत में तो 565 रियासतें थी, जबकि राजस्थान की बात करते हैं, इस राजस्थान में कुल 19 क्या थी दोस्तों?
रियासतें थी। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। और राजस्थान में उस समय जो ठिकाने थे वो ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। और एक राजस्थान में उस समय क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आजादी के समय राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें। कितने ठिकाने थे? 3 थे। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो तो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा उस समय क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। जबकि मैं इन 3 ठिकानों की बात करता हूं कि वो 3 ठिकाने कौन कौन से थे। तो दोस्तों इसको आप याद आसानी से रख सकते हो। ओनली नकुले, महाभारत का नाम सुना आपने? तो उसमें नकुल का नाम इसमें होगा। तो यहां पर बात करता हूं मैं नकुल। नकुल से 3 ठिकाने याद हो जाएंगे। न का मतलब यहां पर क्या होता है? निमराना। क्या होता है दोस्तों? निमराना ठिकाना था। कु का मतलब यहां पर क्या होता है? कुशलगढ़ होता है। और ल का मतलब दोस्तों यहां पर क्या होता है? लावा होता है। ठीक है, यह निमराना ठिकाना था। यह कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में आता है। कहां पर है दोस्तों? और कुशलगढ़ है, सॉरी निमराना अलवर में था। अलवर, सॉरी यह निमराना कहां पर था? अलवर में। और कुशलगढ़ पड़ता है ये बांसवाड़ा में पड़ता है। और जो लावा है, ये लावा वर्तमान में कहां पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। तो समझ में आई मेरी बात है कि वो 3 ठिकाने थे। वो 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो था निमराना ठिकाना, कुशलगढ़ लावा ठिकाना। निमराना अलवर में पड़ता है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, और लावा कहां पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। परंतु यहां से अच्छा क्वेश्चन और बनकर आएगा। उस समय लावा ठिकाना जयपुर में पड़ता था। वर्तमान में तो लावा ठिकाना टोंक में, परंतु उस समय यह ठिकाना कहां पर पड़ता था? जयपुर में पड़ता था। तो ये मैंने आपको ठिकाने की बात बता दी है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश मैंने बता दिया। अब बात करते हैं रियासतों की। राजस्थान में जो रियासतें थी उनकी छोटी सी बात करते हैं। देखना, इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार। अब यहां से कुछ रियासतें हैं उनकी बात करते हैं। एक रियासत थी दोस्तों, देखो यहां से क्वेश्चन आएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी तो वो कौन सी थी? मेवाड़ रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत थी। जबकि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? आपको बताना है झालावाड़। कौन सी है दोस्तों? झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। इसका निर्माण सन 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने करवाया था। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तब यहां पर आएगा मारवाड़ रियासत। कौन सी आएगी? मारवाड़ रियासत आएगी। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? यहां पर आएगा शाहपुरा रियासत। ये शाहपुरा वर्तमान में दोस्तों बता दूं मैं आपको, यह भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में जनसंख्या की बात करते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो बड़ी रियासत थी वो कौन सी रियासत थी? जनसंख्या में क्या आता है? जय आता है। और जयपुर में भी क्या आता है? जय आता है। तो जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी जनसंख्या में। जबकि जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? वो रियासत थी शाहपुरा रियासत थी। अब बात को समझना, ठीक है। और एकमात्र जो रियासत मुस्लिम रियासत थी, क्या दोस्तों? जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, मुस्लिम रियासत। तो ये मुस्लिम रियासत दोस्तों कौन सी थी? टोंक थी। कौन सी थी? टोंक थी। अब ध्यान से समझना इस बात को, अच्छा क्वेश्चन है कि जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था या आजादी के समय,
19 रियासतें थी। उनमें सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत। सबसे नवीन रियासत है झालावाड़ रियासत है, झालावाड़ रियासत थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ रियासत थी। जबकि छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा, जो कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो जयपुर थी, और छोटी कौन सी थी? शाहपुरा, भीलवाड़ा। यानी इन 19 रियासतों में एकमात्र टॉप ऐसी रियासत थी जो मुस्लिमों की रियासत थी। किसकी थी? मुस्लिमों की रियासत। यहां से मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, यहां से एक क्वेश्चन और बनकर आता है कि इस टोंक का संस्थापक अमीर खां पिंडारी है। पूछेगा कि टोंक का संस्थापक कौन है? अमीर खां पिंडारी है। और टोंक को राजस्थान में नवाबों की नगरी कहा जाता है। आपने शायद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम सुना है, लखनऊ। तो लखनऊ को दोस्तों भारत में नवाबों की नगरी कहा जाता है, जबकि राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। अब यह एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत थी। चलो यहां तक बात क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसके बाद में छोटी सी बात और करते हैं। एक रियासत थी भरतपुर। एक रियासत कौन सी थी? भरतपुर। और एक रियासत कौन सी थी? धौलपुर रियासत थी। इन दो रियासतों की मैं आपको बात बता दूं कि ये दोनों रियासत क्या थी? जाटों की रियासत थी। दोस्तों किसकी रियासत थी? जाटों की रियासत थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दो रियासत तो जाटों की रियासत भरतपुर व धौलपुर, टोंक रियासत यानी मुस्लिमों की रियासत है, और बाकी जो अन्य रियासत थी वो राजपूतों की क्या थी? रियासत थी। एक क्वेश्चन यहां से कंप्लीट ये होता है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन और भी बनता है। वो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई ये भरतपुर धौलपुर जाटों की रियासत है, और बाकी की है वो राजपूतों की है, और ये किसकी है? मुस्लिमों की रियासत थी। चलो ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं, समाप्त होता है। अब मैंने झालावाड़ रियासत की बात की है, और ये झालावाड़ रियासत राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी। इसका निर्माण सन 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने करवाया था। किसने निर्माण करवाया था? अंग्रेजों ने करवाया था। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया? कौन सी रियासत थी? झालावाड़। कब करवाया? 1838 में, जो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत मानी जाती है। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो यहां तक तो बात क्या होती है? समाप्त होती है। अब मैं दूसरी बात बताऊं, इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार। अब दूसरी बात करते हैं कि जो राजस्थान का एकीकरण है, यह राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था दोस्तों? 7 चरणों में संपन्न हुआ था। इतनी बात ध्यान में रखनी है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। और इस यानी 7 चरणों में संपन्न हुआ 18 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 ईस्वी तक 7 चरण हुए थे। और इन 7 चरणों में जो कुल दोस्तों समय लगा था, वो समय आपको कितना बताना है? 8 वर्ष। यानी समय कितना रहेगा? 8 वर्ष 7 माह। 7 के डबल कितने होते हैं? 14 दिन। यह अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में संपन्न हुआ। और इसमें कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 18 मार्च 1948 से शुरू होता है, और 1 नवंबर 1956 ईस्वी को एकीकरण क्या होता है? समाप्त होता है। यह तो है राजस्थान के एकीकरण की बात है। चलो ठीक है। अब इस राजस्थान के एकीकरण में एक छोटा सा नाम आ रहा राजस्थान। ये नाम आ रहा राजस्थान। अब राजस्थान में आपको एकीकरण से क्वेश्चन क्या पूछेगा? एकीकरण से राजस्थान से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में भाई 7 चरणों में संपन्न हुआ है, यानी राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। तो इस 7 चरणों में राजस्थान का सबसे पहले नाम कब आया? यानी राजस्थान का सबसे पहले राजस्थान नाम कौन से चरण में आया? मैं वैसे नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ चरण की बात कर रहा हूं। तो कौन सा चरण था? दूसरा चरण था। कौन सा चरण था दोस्तों? दूसरा चरण था।
इस दूसरे चरण में राजस्थान में पहली बार राजस्थान नाम आया था, कहा था ना कि पूर्वी राजस्थान, तो पहली बार दूसरे चरण में राजस्थान शब्द आया, जबकि राजस्थान का पहली बार विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब लिया गया, वो राजस्थान के छठे चरण में लिया गया था। और वो छठा चरण कब था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। दो क्वेश्चन और बन गए कि राजस्थान का पहली बार राजस्थान नाम है वो कौन से चरण में आता है, वो दूसरे चरण में आता है, जबकि विधिवत रूप से राजस्थान नाम है छठे चरण में आता है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में आता है। एक बात ये समाप्त होती है। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता दूं, जब राजस्थान की रियासतें थी, 19 रियासतें, इन 19 रियासतों को जब राजस्थान में शामिल किया गया था तो इनमें दो रियासत ऐसी थी जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या आता है, एक तो आता है जोधपुर रियासत से दोस्तों, एक तो जोधपुर रियासत से आता है और एक अच्छा क्वेश्चन बांसवाड़ा रियासत से आता है। किससे आता है, बांसवाड़ा रियासत से आता है। अब देखो जोधपुर रियासत का उस समय जो शासक था वो कौन था, हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह था। और इसका जो शासक था वो कौन था दोस्तों, चंद्रवीर सिंह था। इसका जो शासक था वो कौन था, चंद्रवीर सिंह शासक था। ठीक है, अब ये चंद्रवीर सिंह इसका शासक था। दो क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान की वो एकमात्र कौन सी रियासत है जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, वो कौन है, जोधपुर रियासत है। यानी जोधपुर रियासत का शासक उस समय हनुमंत सिंह था और यह पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना के साथ संपर्क करता है और उसकी बात मानता है और यह इस जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में ले जाना चाहता था, परंतु यह क्या हो गया था, असफल हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है, बांसवाड़ा रियासत की बात करते हैं और बांसवाड़ा रियासत का जो शासक था वो चंद्रवीर सिंह था। और चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान में शामिल होने से पहले कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं दोस्तों, हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा शासक था जिसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, वो किसने कहा, चंद्रवीर सिंह ने। और कौन सी रियासत का था, बांसवाड़ा रियासत का था। ठीक है दोस्तों, इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में राजस्थान का एकीकरण है, वो 7 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण था मत्स्य संघ था, दूसरा पूर्वी राजस्थान था, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा संयुक्त बृहद राजस्थान, पांचवा था, यानी पांचवा क्या था, तो उसमें देखो एक कहने का मतलब पहला तो मत्स्य आ जाएगा, दूसरा पूर्वी राजस्थान आ जाएगा, ठीक है, तीसरा संयुक्त राजस्थान आ जाएगा, चौथा संयुक्त बृहद राजस्थान आ जाएगा, ठीक है, और पांचवा कौन सा आ जाएगा। यानी इस कहने का मतलब है कि ये 7 चरण हुए थे, इन 7 चरणों की एक एक चरण की डेट पढ़ेंगे और एक एक चरणों की यानी नाम पढ़ेंगे, कौन सा चरण कब बना था, कौन सा चरण कब बना था। अब देखो, पहला तो हमने किसकी बात की, मत्स्य संघ की बात की। पहला चरण कौन सा था, मत्स्य संघ था, और दूसरा कौन सा था दोस्तों, पूर्वी राजस्थान था, तीसरा कौन सा था, संयुक्त राजस्थान था, और चौथा कौन सा था, संयुक्त यानी मत्स्य संघ आ गया, पूर्वी राजस्थान आ गया और संयुक्त राजस्थान आ गया। फिर इसके बाद में बृहद राजस्थान आ जाएगा और फिर इसके बाद में संयुक्त बृहद राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा राजस्थान संघ आ जाएगा, राजस्थान संघ, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्तमान राजस्थान आ जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो राजस्थान का जो एकीकरण वो कितने चरणों में संपन्न होता है, 7 चरणों में। पहला मत्स्य संघ था, दूसरा पूर्वी राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा बृहद राजस्थान, पांचवा संयुक्त बृहद राजस्थान, छठवां राजस्थान संघ और सातवां कौन सा था, वर्तमान राजस्थान। अब इन
7 चरण थे, इनको हम गहराई से पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे। कौन पीएम था, कौन इसका राष्ट्र प्रमुख था, वो तो पढ़ेंगे बाद में। परंतु मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन रियासतों को पढ़ने से पहले दो 4-5 सूत्र है, वो मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, ताकि जब मैं एक एक रियासत पढ़ाऊंगा तो एक एक रियासत वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों एक सूत्र बनता पीएम का सूत्र है, यानी जो प्रधानमंत्री थे वो कौन कौन से प्रधानमंत्री बने थे। तो वो प्रधानमंत्री कौन कौन से बने थे? सोगो मणिको लाल। सूत्र क्या है इसका? सोगो मणिको लाल। सोगो मणिको लाल ये प्रधानमंत्री बने थे। यानी राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ और 7 चरणों में ये प्रधानमंत्री बने थे। इसका सूत्र क्या? सोगो मणिको लाल। सूत्र अच्छा है, सोगो मणिको लाल। अब शो का मतलब तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत था। दूसरा गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा हो जाता है। और फिर इसके बाद में बात करते हैं माणिक्य लाल वर्मा था। पूरी बात बताऊंगा कहां के थे, आगे बताऊंगा मैं। और लाल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? हीरा लाल शास्त्री। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? ऑप्शन डाल सकता है कि राजस्थान के एकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना था। 3 ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन अलग दे देगा, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान रखना, ये 4 व्यक्ति राजस्थान के एकीकरण के समय क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। सोगो मणिको लाल, शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा, हीरा लाल शास्त्री। परंतु भाई कई लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर कि प्रधानमंत्री तो देश का एक ही होता है। उस समय राजस्थान में पीएम का पद था। मैं बताऊंगा आपको कि वो प्रधानमंत्री का पद कैसे हटता है, उसकी जगह मुख्यमंत्री का पद बनता है। कोई बात नहीं है, आगे बताऊंगा मैं आपको। ये तो है प्रधानमंत्रियों का क्या है दोस्तों? सूत्र है। इसके बाद में एक सूत्र और ध्यान रखना दोस्तों, उद्घाटन करता। उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं तो उद्घाटनकर्ता, इसका एक सूत्र है गोडगिल चाचा पटेल। सूत्र क्या है? गोडगिल चाचा पटेल। तो ये उद्घाटनकर्ता थे। यहां पर क्या हो जाएगा? एन.वी. गोडगिल था। इसका मतलब क्या हुआ? नरहरि विष्णु गोडगिल था। फिर पुनः यही बन जाता है, एन.वी. गोडगिल बन जाता है। फिर चाचा का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल था। तो इन व्यक्तियों ने उद्घाटन किया था। गोडगिल चाचा पटेल, एन.वी. गोडगिल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये व्यक्ति थे। इन्होंने राजस्थान एकीकरण का क्या किया था? उद्घाटन किया था। वो भी आपको जब चरणों की बात करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार इस सूत्र ध्यान में रखना, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो राज प्रमुख थे, वो राज प्रमुख कौन कौन से व्यक्ति थे? एक तो उदयभान सिंह था। एक तो कौन था? उदयभान सिंह था। एक कोटा का शासक था, वो भीम सिंह था, ठीक है? फिर बात करते हैं हमें भूपाल सिंह था। फिर बात करते हैं किसकी? मान सिंह द्वितीय। ये भाई राज प्रमुख बनाया गया था। यानी इन व्यक्तियों को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। तो उदयभान सिंह था, यानी उदयभान सिंह था एक, तो ये तो उदयभान सिंह आ गया, भीम सिंह आ गया, भूपाल सिंह आ गया, मान सिंह आ गया। ये राज प्रमुख थे, ये प्रधानमंत्री थे, ये उद्घाटनकर्ता थे। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हमें
अगले वीडियो में, यानी यहां तक तो हमने राजस्थान के एकीकरण का अभी बेसिक परिचय पढ़ा है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम राजस्थान के जो 7 चरण है वो 7 चरणों को कंप्लीट पढ़ेंगे कि पहला चरण था, पहले चरण का नाम मत्स्य प्रदेश क्यों रखा, किसने रखा, क्या इसकी राजधानी थी, वो सारी की सारी बातें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों इसे लाइक करना और शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों।